जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एसके स्टडी रिसर्च सेंटर पर। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पॉलिटी का एक टॉपिक है, संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका। तो हम लोग इस टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज वो पूरा डिटेल्स में देखेंगे, क्योंकि इतने बड़े टॉपिक्स को जो है एक इतने कम शब्दों में व्याख्या कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। इसलिए हम अपने वर्णनों के द्वारा जो है समझाने की कोशिश करेंगे आपको पूरी तरीके से। तो आप लोग इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा ताकि अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की जो प्रस्तावना है जिसको हम उद्देशिका भी कहते हैं, तो प्रस्तावना को उद्देशिका क्यों कहते हैं? सबसे पहले तो प्रस्तावना है क्या और प्रस्तावना की जरूरत क्यों महसूस होती है किसी भी संविधान के लिए। तो संविधान की प्रस्तावना जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे संविधान को 22 भागों में बांटा गया है। तो उस 22 भागों का जो संक्षिप्त विवरण है वो एक प्रस्तावना के माध्यम से जो है संविधान सभा के द्वारा दिया गया है। यानी कि जो संविधान की जो 22 भाग है उनका एक संक्षिप्त रूप वो जो है वो संविधान की प्रस्तावना में वर्णित है। यानी कि अगर आप पूरा संविधान नहीं भी पढ़ते हैं, सिर्फ प्रस्तावना पढ़ लेते हैं, तो भारत के संविधान के बारे में एक मोटा मोटी अनुमान के तौर पर जो है आपको वर्णन प्राप्त हो जाएगा कि संविधान के द्वारा जो है भारत के लोगों के बारे में या भारत देश के बारे में थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं कि संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना का दूसरा नाम जो उद्देशिका है, हम लोग इसको उद्देशिका क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा जो है संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 ईस्वी को जो है संविधान सभा के द्वारा पारित कर दिया गया। तो जो संविधान सभा के द्वारा जो उद्देश्य प्रस्ताव पारित कर दिया गया, उसी उद्देश्य प्रस्ताव का ये विकसित रूप है प्रस्तावना। इसलिए हम लोग जो है इसको उद्देशिका भी कहते हैं। यानी आप या तो संविधान की प्रस्तावना कहिए या उद्देशिका कहिए, दोनों एक ही चीज है। अब क्या है कि प्रस्तावना जो है ये कहां से लिया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना जो है वो अमेरिका से लिया गया है, जबकि अगर प्रस्तावना की भाषा पूछे तो वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समझ रहे हैं? तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो कहां से लिया गया? अमेरिका से। और संविधान की जो प्रस्तावना की भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। अगर क्वेश्चन ये आता है कि संविधान की प्रस्तावना कहां से ली गई है, तो हमारा सीधा आंसर होगा अमेरिका। और अगर क्वेश्चन ये आता है कि संविधान की प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो वो होगा ऑस्ट्रेलिया। चलिए उसके बाद जो है सबसे पहले हम लोग प्रस्तावना को पढ़ते हैं, फिर इसको डिटेल्स में समझने की कोशिश करेंगे। उसके पहले देखिए एक हिस्टोरियन थे, एन.ए. पालकीवाला नाम करके था। एन.ए. पालकीवाला ने संविधान की प्रस्तावना को जो है संविधान का परिचय पत्र भी कहा है। तो ये भी क्वेश्चन कई जगह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो ये भी हम लोग याद रखेंगे कि एन.ए. पालकीवाला के द्वारा संविधान की प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। अब संविधान की प्रस्तावना को हम लोग एक बार पढ़ते हैं, फिर इसको डिटेल्स में हम वर्ड बाय वर्ड लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे। तो लिखा हुआ है, कहता है हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब हम लोग इसको जो है अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। देखिए संविधान की प्रस्तावना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। संविधान की प्रस्तावना को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला है कि संविधान का परिचय दिया गया है, यानी संविधान के परिचय यानी संविधान की जो शक्ति है वो किसमें निहित है। तो संविधान का जो परिचय दिया गया है वो इस शब्द से दिया गया है, हम भारत के लोग। हम भारत के लोग। तो यानी संविधान में जो प्रस्तावना है उसकी शक्ति कहाँ केंद्रित है? वो भारत के लोगों में केंद्रित है, यानी भारत के की जो जनता है वो उनमें केंद्रित है। अब भारत में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो भारत की जनता तो हो नहीं सकती है। हो सकता है कोई लोग विदेश से घूमने के लिए भी यहाँ आते हैं, या कई सारे लोग अवैध रूप से प्रवासी के रूप में भी यहाँ रहते हैं। तो उसकी गणना यहाँ पर नहीं करेंगे भारत के लोगों में। भारत के लोग मतलब उन लोगों के बारे में जिसे कि कानूनी रूप से जो है भारत की नागरिकता प्राप्त है, तो उन लोगों के द्वारा जो संवैधानिक रूप से व्यवस्था की गई है सरकार को चुनने की,
उसके अंदर जो है भारत की प्रस्तावना के जवाहरलाल नेहरू जी उनके द्वारा जो है संविधान सभा के सामने एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। तो अब आगे हम लोग देखते हैं, कहता है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है यानी टोटल इंडिपेंडेंस, यानी यहाँ की जो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख होता है, जो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख कौन है? प्रधानमंत्री है। तो कार्यपालिका शक्ति का जो प्रमुख है, चाहे वो वास्तविक प्रमुख हो चाहे वो संवैधानिक प्रमुख हो, और वास्तविक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है और संवैधानिक प्रमुख जो है वो राष्ट्रपति होता है। तो जो कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख है यानी जो सरकार का प्रमुख है, उनके द्वारा किसी भी प्रकार का निर्णय स्वतंत्र रूप से अपने देश की जनता के कल्याण के लिए अलग अलग योजनाओं के माध्यम से या फिर अलग अलग नियमों के माध्यम से संचालित करवाए जाते हैं। तो उस देश को जो है किसी भी प्रकार का बिना किसी दबाव के उसको डिसीजंस लेने की क्षमता होती है, डिसीजंस लेने की उसे मतलब कह सकते हैं कि वो हर प्रकार का डिसीजन बिना किसी दबाव के ले सकता है। तो उसे देश को हम कहेंगे कि प्रभुत्व संपन्न देश है। तो भारत क्या है? संपूर्ण रूप से प्रभुत्व संपन्न देश है, क्योंकि ये अपने डिसीजन जो है बिना किसी आंतरिक या बाहरी दबाव के ले सकता है। अब दूसरा है समाजवादी। समाजवादी क्या? हमारी जो संविधान की प्रस्तावना में जो शब्द आया है समाजवादी, ये शब्द आया आपका क्या? 42वें संविधान संशोधन जो सन 1976 ईस्वी में लाया गया। कब? 42वां संविधान संशोधन सन 1976 ईस्वी में लाया गया, जिसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये उस समय आपातकाल लगा हुआ था और इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, यानी प्रधानमंत्री हमारी इंदिरा गांधी थी, जिसे हम लोग आयरन लेडी भी कहा जाता है। आयरन लेडी उनको इसलिए कहा जाता है कि सन 1971 में जब भारत पाकिस्तान से युद्ध हुआ था, तो उसमें जो है भारत ने पाकिस्तान को मात्र 16 दिनों में जो है धूल चटा दिया था। तो इसलिए जो है और अपने कड़े निर्णयों के लिए जो है अपने कड़े निर्णयों को लेने के कारण ही जो है इंदिरा गांधी को भारत की आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। तो उनके शासन के दौरान जो है 3 वर्ड जोड़े गए संविधान की प्रस्तावना में। एक समाजवादी जोड़ा गया, एक पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया और एक अखंडता जोड़ा गया। तो हम लोग पहले समझेंगे कि समाजवादी क्या चीज है। वैसे समाजवादी की मूल अवधारणा जो है वो हमारे संविधान में शुरू से ही था, क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, वो एक समाजवादी विचारधारा को फॉलो करने वाले थे। तो समाजवादी विचारधारा जो है वो कहीं ना कहीं नेहरू जी और गांधी जी के द्वारा जो है संविधान की मूल भावना में दी गई थी। तो समाजवादी विचार तो हमारे संविधान में शुरू से था, लेकिन जब प्रस्तावना में इसका वर्णन कर दिया गया तो इससे क्या हुआ? समाजवाद की जो विचारधारा है हमारे देश के संविधान में, वो उसका जो प्रारूप है वो दृढ़ होता चला गया, यानी मजबूत होता चला गया। यानी कोई भी सरकार जो है वो हमारे संविधान के साथ साथ अब किसी भी प्रकार से समाज को लेकर के चलने का कार्य करेगा। यानी कोई भी अगर योजना बनाता है सरकार या किसी भी प्रकार की कोई योजनाएं चलाता है, चाहे वो लोक कल्याणकारी योजनाएं हो या किसी भी प्रकार की हो, तो उसको समाज को ध्यान में रखते हुए काम करना पड़ेगा। यानी समाज को ध्यान में रखते हुए उन योजनाओं को बनाना भी पड़ेगा और फिर लागू भी करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं कि जैसे अभी आपका मनरेगा योजना जो चल रहा है वो समाज का सुदृढ़ीकरण करने के लिए ही लागू किया गया था, और उससे बहुत हद तक समाज जो है किसी ने आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से ऊपर भी उठ रहा है। तो समाजवाद की प्रक्रिया अब क्या है कि देखिए, समाजवाद वैसे मुख्य रूप से आपको जो कम्युनिस्ट देशों में देखने के लिए मिलेगा। कम्युनिस्ट देश जैसे कि रूस या चाइना, और पूंजीवाद जो है वैसे देशों में देखने के लिए मिलेगा जो पूंजीवादी देश है, जैसे कि आपका ब्रिटेन है, फ्रांस है और अमेरिका है। तो चूंकि अमेरिका जो पूर्ण रूप से पूंजीवादी देश है, लेकिन जो आपका रूस वगैरह देश है ये सब क्या है कि समाजवादी देश है। तो समाजवाद में अंतर क्या होता है? जैसे कि सरकार के द्वारा जो है वो समाज की जनता के लिए या देश की जनता के लिए जो ऐसी योजनाएं बनाई जाती है ताकि जनता को उससे किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो और जनता के जीवन को हम अच्छे प्रकार से ऊपर उठा सकें। जैसे कि मान लीजिए कि सरकार जो है कई सारे लोक कल्याणकारी योजना चलाती है, जैसे कि एग्जांपल दिए मनरेगा का, उसी प्रकार एक प्रधानमंत्री रोजगार योजना है, स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना है। इसके अलावा आप हाल फिलहाल के एग्जाम्पल्स के रूप में अगर देखना चाहेंगे, समाजवाद का सबसे बेहतरीन उदाहरण जो है वो कोविड वैक्सीन जो फ्री में लगाया गया पूरे हिंदुस्तान की जनता को, तो वो भी एक समाजवाद का ही परिचय देता है। क्योंकि अगर वो यहाँ पर पूर्णतः पूंजीवादी सरकार होती तो आपको कोविड वैक्सीन के लिए भी पैसे देने पड़ते, लेकिन चूंकि आप कोविड वैक्सीन आप देख रहे होंगे कि इतनी बड़ी आबादी को फ्री में सरकार के द्वारा लगाया गया। ये कहीं ना कहीं हमारे संविधान में जो समाजवाद शब्द जो दिया गया है इसी की भावना को या इसी को फलीभूत करता है।
तो हम समझ गए। उसके अलावा आप देखेंगे कई सारे, जैसे सरकार जो है सुविधा के नाम पे बहुत सारे पब्लिक के लिए करती रहती है। जैसे कि आपका मान के चलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आपको दे रही है कम से कम पैसे में, या फिर हेल्थ की सुविधा आपको कम से कम पैसे में दे रही है, एजुकेशन की सुविधा आपको कम से कम पैसे में दे रही है। तो वो कहीं ना कहीं समाज को सुदृढ़ करने के लिए जो है, यानी समाजवाद की भावना को प्रफुल्लित करने के लिए जो है सरकार की तरफ से यह कदम उठाया जाता है। तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, समाजवाद कहेंगे। अब आते हैं पंथ निरपेक्ष पे। देखिए, पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष ये दो शब्द आते हैं और इसमें कई सारे बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है। तो पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है? पंथ निरपेक्ष शब्द मतलब उस देश की या उस राष्ट्र की कोई धर्म नहीं होगी, यानी उसका कोई जो है कोई वो राष्ट्र जो है किसी भी धर्म को नहीं मानेगा। यानी उस राष्ट्र के अंदर जितने भी लोग रहने वाले, जितनी भी जनता है, जो चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले, वो सभी धर्मों को राष्ट्र जो है वो समान रूप से मानेगा। यानी किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देगा और किसी को भी वो डिवैल्यू करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि सभी राष्ट्रों को सभी धर्मों को जो है समान रूप से देखेगा। वो ना ही तो आपको किसी धर्म का प्रचार करने से रोक सकता है, ना ही आपको धर्मांतरण करने से रोक सकता है। हालांकि कुछ मात्रा में सीमित रूप से जो है आपके ऊपर नियम बनाकर जो है इस प्रावधान को कटौती कर सकता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर जो है वो आपको किसी भी धर्म को मानने को या प्रचार करने को या उसके बारे में किसी आपकी अपनी भावना प्रकट करने को लेकर के जो है संवैधानिक रूप से जो आपको सरकार मना नहीं कर सकती है। उसको हम लोग बोलेंगे पंथ निरपेक्ष। जबकि धर्म निरपेक्ष मतलब हो जाता है कि किसी भी धर्म को आपको मानने ही नहीं देगा। अब जैसे कि लॉकडाउन के टाइम पे क्या हुआ था कि आप धार्मिक जुलूस नहीं निकाल सकते या धार्मिक आयोजन नहीं कर सकते, तो वो एक तरह से धर्मनिरपेक्ष हो गया। यानी कि आपको धार्मिक कार्यक्रम करने पर या धार्मिक आयोजन करने पर रोक लगाई जा रही है। लेकिन पंथ निरपेक्ष मतलब हो गया कि आपको सरकार को उससे कोई मतलब नहीं है, आप अपने स्तर पर किसी भी प्रकार के आयोजन को कर सकते हैं। धर्म के प्रचार के लिए, धर्म के मानने के लिए, धर्म में श्रद्धा व्यक्त करते हुए आप किसी भी प्रकार के कार्यक्रमों को आयोजित कर सकते हैं। तो ये अंतर है पंथ निरपेक्ष और धर्म निरपेक्ष में। अब आते हैं कि लोकतंत्रात्मक क्या है। तो देखिए, लोकतंत्र, इससे पहले वाला जो वीडियो हमने पॉलिटी का डाला था उसमें लोकतंत्र के बारे में थोड़ा सा आपको डिटेल्स में समझाया गया था। तो मुख्य रूप से आप समझ लीजिए कि लोकतंत्र जो है मतलब जनता का शासन होता है, जैसा कि अब्राहम लिंकन साहब के द्वारा बताया गया है। सबसे अच्छे रूप से परिभाषा उन्होंने ही दी थी लोकतंत्र की, कि जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन ही लोकतंत्र का सर्वोत्तम मापक है। तो लोकतंत्र जो है मुख्य रूप से हम दो तरीके से पढ़ेंगे, जैसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जो कि अभी विश्व भर में चल रहा है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वैसे जगह पर हो जहां पर की जनसंख्या कम होती है। जैसे एक एग्जांपल है विश्व में, वो स्विट्जरलैंड देश है, जो यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश पड़ता है। तो उस देश में जो क्या है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र जहां पर जनसंख्या कम है, तो वहां उस देश की जनसंख्या या फिर उस देश के जो लोग हैं वो एक जगह इकट्ठा होकर के अपने सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए गए उसके बारे में अपना विचार रख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है कि जनता द्वारा जो प्रतिनिधि चुना जाता है उनके द्वारा डिसीजंस लिए जाते हैं और उस डिसीजंस को जनता को मानना पड़ता है, क्योंकि ये माना जाता है कि जो प्रतिनिधि आपने चुन करके भेज दिया, जैसे विधायक के रूप में या सांसद के रूप में, तो वो प्रतिनिधि जो है आपका प्रतिनिधित्व करता है। यानी आपके बदले जो भी डिसीजंस उन विधायकों के द्वारा लिए जाएंगे, ये माना जाएगा कि वो डिसीजंस आप ले रहे हैं, यानी कि देश की या राष्ट्र की या राज्य की जनता ले रही है। तो इस प्रकार से हम लोग लोकतंत्र का विस्तारीकरण देख चुके, यानी वर्णन देख चुके। अब हम आते हैं गणराज्य शब्द पर। गणराज्य क्या होता है? देखिए, गणराज्य जब कोई संवैधानिक व्यवस्था में गणराज्य की व्यवस्था होती है, यानी जब कोई किसी भी राष्ट्र का जो प्रमुख होता है वो वंशानुगत नहीं होकर के बल्कि चयनित किया जाता है, चाहे वो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हो। जब किसी, जैसे कि हमारे देश का राष्ट्रपति जो है उनको जो है चुना जाता है, वो कोई वंशानुगत नहीं होता। तो जहां पर वंशानुगत होगा वहां पर गणराज्य नहीं होगा बल्कि वो राजतंत्र होगा, और जहां पर चयन किया जाएगा, राष्ट्रपति को चुना जाएगा, उसको वहां पर क्या होगा, गणराज्य होगा। तो इस प्रकार हम लोग इन सारे वर्ड्स को समझ चुके कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य क्या है। अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इससे हम भारत के लोग से आपको परिचय प्राप्त हो गया कि जो भारत की प्रस्तावना का जो संविधान की जो शक्ति है वो भारत के लोगों में मौजूद है। उसके अलावा हम देख लिए कि इसकी प्रकृति किस तरह की है संविधान की। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य है। ये हो गई हमारी प्रकृति। अब हमारा उद्देश्य क्या है, यानी हम संविधान जो बनाए हुए हैं वो नागरिकों की भलाई के लिए बनाए हुए हैं।
एक राष्ट्र को समुचित रूप से व्यवस्थित रूप से चलाने के लिए बनाया गया है। तो उसका उद्देश्य क्या है, यानी संविधान को लागू करने के बाद हमें राष्ट्र को किस प्रकार से चलाना है और उसी उद्देश्य के रूप में हमें क्या प्राप्त होगा, उनके नागरिकों को किस प्रकार से जो है सहूलियतें दी जाएगी, ताकि जो संवैधानिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलता रहे, उसमें किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ न हो सके। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला जो उद्देश्य में हमारा दिया गया है, आप देखिए यहाँ पर दिया गया है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। किसको? तो समस्त नागरिकों को। समझ, यानी भारत के अंदर जितने भी नागरिक हैं उन सभी नागरिकों को क्या दिया जाएगा? सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। सामाजिक न्याय क्या होता है, सबसे पहले इसको समझते हैं। सामाजिक न्याय ऐसे न्याय के कहेंगे कि जब समाज में वर्गों के द्वारा जो है भेद उत्पन्न हो जाता है, तो जो समाज में जो वंचित वर्ग हो जाता है उनको जब हम लोग मुख्य धारा में लाने की कोशिश के लिए जो है, मुख्य धारा में लाने के लिए जो अगर कोई नियम बनाते हैं या किसी भी प्रकार से उसे छूट देते हैं या जैसे कि आरक्षण दे रहे हैं, तो उनके माध्यम से हम लोग क्या करते हैं कि उनको जो है मुख्य धारा में लाने की कोशिश करते हैं। जो समाज में वंचित रूप से कुछ वर्ग के लोग जो है छूट गए हैं, जैसे कि SC, ST, OBC या महिलाओं को आरक्षण जो दिया गया है, ये समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए ही दिया गया है। तो उनका सामाजिक रूप से विकास हो रहा है, यानी सामाजिक रूप से वो मुख्य धारा में उनको लाया जा रहा है। तो उनको क्या मिल रहा है? सामाजिक न्याय मिल रहा है। ये किसके तहत? संवैधानिक व्यवस्था के तहत दी जा रही है। इसको हम लोग बोलेंगे सामाजिक न्याय। अब आगे है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय क्या होता है कि आर्थिक रूप से आपको आपका जो आर्थिक रूप से जो स्थिति है उसको मजबूत करना, यानी सरकार का काम क्या है कि कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जो है आपको फायदा पहुंचाया जाता है। जैसे कि अभी किसान सम्मान योजना सरकार के द्वारा चलाई जाती है। उसके अलावा आप देखेंगे कि कई सारे योजनाओं के माध्यम से जो आपको कैश मदद भी दिया जाता है, यानी डायरेक्ट DBT आप सुनेंगे, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम जो चलाई जा रही है सरकार के द्वारा अलग अलग योजनाओं में। तो उसके द्वारा आपको कैश रूप से जो है पैसे मुहैया कराए जाते हैं। जैसे कि इधर कुछ दिन पहले जो है शौच मुक्त भारत बनाने के लिए शौचालय के नाम पर पैसे दिए जा रहे थे। आपका प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है आपको पैसे दिए जाते हैं ताकि आप आवास जो मूलभूत आवश्यकता है जीवन जीने के लिए उसकी पूर्ति कर सकें। तो आर्थिक रूप से भी आपकी सरकार जो है मदद करती है, यानी आर्थिक न्याय कर रही है उन लोगों को जो कि समाज में पिछड़ गए हैं या किसी न किसी प्रकार से वंचित रह गए हैं, उनको मुख्य धारा में लाने के लिए जो है आर्थिक न्याय किया जा रहा है। इसके अलावा आर्थिक न्याय का एक परिदृश्य और आप संवैधानिक व्यवस्था में देखेंगे कि जब आर्टिकल 39 का वर्णन किया जाता है, तो आर्टिकल 39 क्या कहता है? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, यानी आप किसी भी कैटेगरी से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी लिंग से हैं, आपके साथ जो है किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि जिस भी वर्ग के आप हैं, चाहे आप महिला हैं या पुरुष हैं, वृद्ध हैं, युवक हैं, या फिर आप किसी भी धर्म से, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मराठी हैं, या बंगाली हैं, यूपी वाले हैं या बिहार वाले भैया हैं, कोई भी हैं, सभी को समान रूप से वेतन मिलेगा अगर आप समान रूप से काम करेंगे। तो ये आपका हो गया आर्थिक न्याय। अब राजनीतिक न्याय क्या है? देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय जो भारत की संवैधानिक व्यवस्था में जो राजनीतिक भागीदारी थी वो कुछ विशेष लोगों के हाथों में थी। जो अभिजात वर्ग के लोग थे उन लोगों के हाथों में थी। लेकिन जो हमारे संविधान के जो आप एक तरह से फादर कह सकते हैं या संविधान के निर्माता कह सकते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब, क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन जीने के दौरान जो है कई सारे मतलब अलग अलग ऐसे सिचुएशंस को देखा था कि जहां पर कि उनको खुद जो है कष्टों का अनुभव होना पड़ा था। तो उस दौरान उन्होंने क्या देखा कि जब तक राजनीतिक न्याय लोगों को नहीं मिल जाता तब तक उनका विकास समुचित रूप से नहीं हो सकता। तो इसलिए उन्होंने जो है प्रस्तावना में इस शब्द को जोड़ा कि राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। किनको? जो समाज में वंचित रह गए हैं, जो समाज में पिछड़ गए हैं, जो समाज के पिछड़े लोगों में शामिल हैं, जो समाज के अंतिम वर्ग में बैठे लोग हैं, उनको क्या होना चाहिए? राजनीतिक न्याय मिलना चाहिए। तो राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा? राजनीति में एक रूप से उनकी भागीदारी होनी चाहिए, यानी जो विधायिका है, जो कार्यपालिका है, उसमें उनकी भागीदारी जब तक नहीं मौजूद होगी, किसकी? जो पिछड़े वर्ग हैं, तब तक उनको राजनीतिक रूप से
न्याय नहीं मिल सकता है समुचित रूप से, इसलिए उनकी राजनीतिक न्याय के लिए जो है उनकी राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। तो जब हम लोग राजनीतिक भागीदारी उसको मौजूद करा देंगे, उसको देंगे, तभी जो है वो राजनीतिक न्याय के रूप में ऊपर उठ सकेगा। आप देखते होंगे कि संविधान में जो है SC कैटेगरी के लिए जो है यानी शेड्यूल कास्ट के लिए जो है 84 सीट्स यानी 84 सीट्स जो है उनको दिया गया है, और ST कैटेगरी को 47 दिया गया है। तो उनको जो ये सीटें दी गई है वो किस लिए दी गई है, ताकि उनका राजनीतिक रूप से जो है उनको न्याय मिल सके, राजनीतिक रूप से उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। अब आगे है, कहता है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी कि विचार, अभिव्यक्ति, यानी आप किसी भी प्रकार के विचार की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। अगर आपको सरकार के खिलाफ भी बोलना पड़े, अगर आपको सरकार की कोई नीतियां पसंद नहीं आ रही है तो आप सरकार के खिलाफ भी बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या करेंगे कि सरकार हमें मना नहीं कर सकती है कानूनन, संवैधानिक रूप से। तो हम यहाँ के लोगों को क्या है कि वैचारिक रूप से अभिव्यक्ति की आजादी है। उसके अलावा कहता है विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, यानी किसी भी धर्म को मानने की, उसका प्रचार प्रसार करने की, उसके बारे में शिक्षा के रूप में जो उसको फैलाने की, या फिर धार्मिक आयोजन करने की, आपको कोई भी सरकारी जो है परेशानी, सरकार की तरफ जो है किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी, बल्कि आपको वो स्वतंत्रता दिया जाएगा। तो विचार की अभिव्यक्ति के साथ साथ विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दी गई। उसके बाद कहता है कि प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा और अवसर की समता मतलब क्या हुआ कि भारत के जितने भी जनतागण हैं, जितने भी नागरिक हैं, उन सबको एक गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए जो है संवैधानिक रूप से ये व्यवस्था की गई है कि यहाँ के सभी नागरिक जो है कानून के सामने जो है बराबर हैं, यानी किसी के साथ भी कोई भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। अगर कोई व्यक्ति जो है किसी भी प्रकार की कोई गलती करता है, यानी मान के चलिए कि अगर किसी ने कोई चोरी की है, तो ऐसा नहीं है कि गरीबों के लिए अलग रूप से जो है उनका सजा का प्रावधान है और अमीरों के लिए अलग सजा का प्रावधान है, बल्कि कानून और दोनों को बराबर सजा का प्रावधान दिया जाएगा, किया गया है। तो वहां पर क्या है कि उसको गौरवपूर्ण जीवन जीने के लिए यहाँ के नागरिकों को जो है बिल्कुल समान अधिकार दिए गए हैं कानून के नजर में। तो इससे उनकी क्या होगी, प्रतिष्ठा बढ़ेगी। और अवसर की समता दी गई है, यानी आप किसी भी प्रकार का जो भी सरकार के द्वारा जो अवसर दिया जाएगा, जैसे मान के चलिए एग्जाम्पल के द्वारा कोई नौकरी के लिए फॉर्म भरता है, जॉब के लिए किसी भी प्रकार का, तो उसमें किसी भी कैटेगरी या किसी भी प्रांत के हिसाब से जो है किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता है, यानी सरकार की नजर में वो सारे एक समान होंगे। तो क्या है कि अवसर की समता दी गई है। उसके अलावा कहता है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में। तो क्या व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब यहाँ पर व्यक्ति की गरिमा तो हम लोग समझ चुके हैं, अब हम आगे देखेंगे राष्ट्र की एकता क्या है। तो राष्ट्र की जो एकता है, अब राष्ट्र एक होकर के रहेंगे। ऐसा नहीं है कि हम भाई बिहार वाले हैं, तुम महाराष्ट्र के हो, मराठी हो, तो हम तुमको पीट देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो राष्ट्र में क्या करना है, इस तरह की भावना पैदा करना है कि सभी लोगों के बीच, चाहे वो किसी भी प्रांत के हो, किसी भी क्षेत्र के हो, उत्तर के, दक्षिण के, पूर्व के, पश्चिम के, महाराष्ट्र के, बिहार के, यूपी के, बंगाल के, जहां कहीं के भी हो, सभी लोगों में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। यानी राष्ट्र के प्रति जो है हमें एक भाव रखना है, देशभक्ति की भावना रखनी है, एकता का भावना रखना है और अखंडता सुनिश्चित करना है। अखंडता सुनिश्चित करना है मतलब क्या हुआ कि हम चाहे कितना भी लड़ लें अपने आप में, लेकिन राष्ट्र की जब बात आएगी तो हम लोग उसका खंड होने नहीं देंगे, नहीं अलग राष्ट्र के किसी भी एक छोटे से 1 इंच भूमि को भी हम अलग होने नहीं देंगे। तो ये अखंडता का भावना उत्पन्न करने के लिए जो एक बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर, बंधुता शब्द जो है ये सबसे पहले जो है मुख्य रूप से जो हाईलाइटेड हुआ था वो फ्रांस की क्रांति के समय हुआ था। स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व जो है ये फ्रांस की क्रांति का नारा था। तो बंधुता जो शब्द आया गया यहाँ पर, यानी भाईचारा बढ़ाने के लिए, यानी भारत के समस्त नागरिकों के बीच में एक अपनापन, एक भाईचारा बढ़ाने के लिए जो है संविधान के द्वारा जो अधिकार दिए गए हैं वो उसके लिए सरकार क्या करेगी, प्रयास करेगी। तो कहता है कि अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को जो है इस संविधान को क्या कर रहा है, अंगीकृत कर रहा है। अंगीकृत करने का मतलब क्या होता है, अधिनियमित और आत्मार्पित क्या होता है। तो देखिए अंगीकृत मतलब अपना रहे हैं हम लोग, किसको, भारत की प्रस्तावना को,
अधिनियमित कर रहे हैं यानी लागू कर रहे हैं, पारित कर रहे हैं, और आत्मार्पित कर रहे हैं यानी कि हम लोग इसको अर्पित कर रहे हैं, यानी कि हम सभी मिलकर के इसको जो है मानेंगे। कब से? 26 नवंबर सन 1949 ईस्वी के बाद से। हालांकि भारत एक गणराज्य बना कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। लेकिन भारतीय संविधान के जो कुछ प्रावधान थे वो सन 26 नवंबर 1949 ईस्वी से ही जो है वो लागू हो चुके थे। लेकिन पूर्णतः रूप से हमारा संविधान जो है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसलिए हम लोग अगर आप देखेंगे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है तो 26 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन हमारा संविधान क्या हुआ था? पहली बार लागू हुआ था। और जब गणराज्य हमारा जो देश बना था, जो हमारा राष्ट्र बना, वो कब बना? 26 जनवरी 1950 को बना। उसके अलावा आप देखेंगे कि जो संविधान सभा जो है, जिस संविधान सभा के द्वारा इस प्रस्तावना को अधिनियमित किया गया या अंगीकृत किया गया, उस संविधान सभा में जो है शुरू में जब भारत आजाद नहीं हुआ था तो 389 सदस्यों की संख्या थी। 389 सदस्यों की संख्या थी, जिसमें से कि 296 सदस्य जो है वो आपका चयन करके आए हुए थे, यानी चुना गया था, और 70 सदस्य जो है मनोनीत सदस्य थे। उसके अलावा जो सदस्य थे वो देशी रियासतों के द्वारा भेजे गए थे। लेकिन जब भारत का विभाजन हो गया दो भागों में, भारत और पाकिस्तान के रूप में, उसके बाद फिर आपका 299 रह गई सदस्यों की संख्या। संवैधानिक सभा के सदस्यों की संख्या जो है 299 रह गई। उसमें से जो है महिलाएं कितनी थी? तो 15 थी महिलाओं की संख्या, यानी महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। एससी कैटेगरी के सदस्यों की संख्या यानी शेड्यूल कास्ट के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 26। और एसटी कैटेगरी के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। तो इस प्रकार से हमारा संविधान सभा का जो है निर्माण हुआ था, और इसी संविधान सभा के द्वारा जो है हमारे संविधान की प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। देखिए दोस्तों, जब हम संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं तो संविधान की प्रस्तावना को परिभाषित करने के दौरान जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दो प्रकार के वादों का वर्णन भी इसमें करना जरूरी है। जब हम लोग संविधान की प्रस्तावना को पढ़ते हैं, इसमें से जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अलग अलग समय पर यह बताया गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है संवैधानिक रूप से किस प्रकार से उनका परिचय कराती है। तो दो वाद कौन कौन से हैं? पहला वाद है हमारा बेरोवारीवाद, जो सन 1960 ईस्वी में आया था। बेरोवारीवाद में संविधान ने यह माना कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान का अंग नहीं है। और जो दूसरा वाद था हमारा केशवानंद भारतीवाद, जो सन 1973 में माना, उसमें यह माना गया कि संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान की कुंजी है, यानी संविधान की आत्मा है। तो इस चीज से हम क्या समझ रहे हैं कि पहला जो बेरोवारीवाद था उसमें यह माना गया कि संविधान की प्रस्तावना जो है वो संविधान का कुंजी नहीं है, और दूसरे वाद में यह माना गया कि केशवानंद भारतीवाद में सन 1973 में कि संविधान की प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, यानी संविधान की आत्मा है। अब इसमें क्या है कि देखिए, आप लोग ये कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो अपने ही निर्णय था उनको पलट दिया गया केशवानंद भारतीवाद में, जो निर्णय उन्होंने बेरोवारीवाद में दिया था। तो केशवानंद भारतीवाद में जो सन 1973 में निर्णय दिया गया, एक आर्टिकल है आपका 137 137 आर्टिकल संविधान में है, उसके द्वारा जो है सर्वोच्च न्यायालय जो है अपने निर्णयों का पुनर्निरीक्षण कर सकता है। यानी अगर वो चाहे, उसको लगे कि पहले की जो डिसीजंस दिए गए थे उसमें किसी प्रकार की त्रुटि है, तो वो अपने डिसीजंस को पुनः संशोधित करके दे सकती है, यानी अपने डिसीजंस को वो सुप्रीम कोर्ट बदल सकती है। तो जो बेरोवारीवाद में दिया गया था उनको बदल दिया गया केशवानंद भारतीवाद में।